नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि बुधवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो एशिया के तो दो बड़े बाजार चीन और जापान आज बंद हैं, लेकिन इस बीच एसजीएक्स निफ्टी यहां पर 18,100 के करीब हम ट्रेड होता देख रहे हैं, लेकिन 70-71 पॉइंट्स की कमजोरी है, बड़ी कमजोरी दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में अपने आप को टिकाने का प्रयास कर रहा है, 28 अंकों की स्ट्रेंथ वहां दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स बिल्कुल सपाट ट्रेड कर रहा है 13,180 के करीब। और बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डाली जाए तो यहाँ पर ढुलमुल सी ही चाल है, पौन से 1% तक की कमजोरी दिख रही है। दो बड़े एशियाई मार्केट्स बंद है तो ऑफकोर्स ट्रेडिंग वॉल्यूम भी प्रभावित होगा। और जहां तक कमोडिटी मार्केट का सवाल है, सोने चांदी को तो कुछ बल मिला है, लेकिन कच्चा तेल ये गिर चुका है और भारी भरकम गिरावट दिखी है। और उसके साथ साथ मेटल्स और एग्री कमोडिटीज भी फिसली हैं। क्या हुआ है एग्जैक्टली अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, क्यों इस तरह का मूवमेंट दिखा है, पूरी डिटेल्स और पूरी क्लैरिटी लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। हम तैयार तो वैसे भी थे कि फेड आज देर रात फैसला लेकर आएगा, लेकिन उससे पहले ये फिर से बैंकिंग क्राइसिस का उभरना, ये डेट डिफॉल्ट, क्या है एग्जैक्टली, हुआ क्या है जो कहते हैं ना, इट हैज स्पूक्ड द मार्केट। मॉर्निंग नेहा, जो हम कल बात भी कर रहे थे एक बार कि अगर यही चीज़ जो कल फर्स्ट रिपब्लिक का हमने टेक ओवर देखा था, अगर यही चीज़ 2 महीने पहले होती तो आप बैंक्स में भारी गिरावट देखते। कल वही एक्शन आपने फिर छोटे बैंक्स में आते हुए देखा, जिसकी वजह से बाजार के मूड पर भी असर पड़ा। वैसे भी फेड की पॉलिसी है तो उससे पहले बाजार को एक बार हल्का होना ही था, वो तो बाजार हो ही गया, बट इसके साथ ही बैंक्स में एक बार फिर से चिंता लौटती हुई दिखी है, जिसका एक्शन ज़्यादा आपको स्क्रीन पर आते हुए दिखा, जिसकी वजह से आज सुबह भी आप सारे ग्लोबल बाजारों में कमजोरी देख रहे हैं। ऑफकोर्स चीन और जापान दोनों ही एशिया के हैवी वेट्स आज बंद हैं, बट बाकी सारे बाजार देखेंगे वहाँ पर गिरावट है। एसजीएक्स निफ्टी पर देखेंगे तो 70-75 अंकों की वीकनेस आपको दिख रही है। अमेरिकी फ्यूचर्स फिलहाल एकदम सपाट कारोबार आपको करते हुए दिख रहे हैं, बट कल शाम लगातार दूसरे दिन आपने अमेरिका में कमजोरी देखी है। कल तो 370 अंक फिसला है डाउ, और इंट्राडे में तो 600 से ज़्यादा की गिरावट आई थी। ऑलमोस्ट 625 अंक इंट्राडे में डाउ में आपने गिरावट आती हुई दिखी थी। वहाँ से थोड़ा बाजार संभले भी, बट कमजोरी के साथ बंद हुए। ब्रॉड बेस्ड सेलिंग आपने आती हुई देखी है। नैस्डैक 1% से ज़्यादा नीचे था, वहीं स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में ज़्यादा गिरावट थी। रसल 2000 में आपने 2% की भारी गिरावट देखी है। इनका विक्स जो है वो भी 10.5% कल उछला है, एक हफ्ते की ऊंचाई पर आते हुए दिखा है। तो वॉलेटिलिटी भी थोड़ी बड़ी है फेड पॉलिसी से पहले, बट फेड पॉलिसी पर तो नजर है। बैंकिंग की चिंता ज्यादा प्रभावी थी कल के एक्शन में, और अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा है कि कल बैंक शेयर्स में गिरावट आई, एंड ऑफ कोर्स स्मॉल बैंक्स में ज्यादा गिरावट थी। फर्स्ट रिपब्लिक के टेक ओवर के बाद अब वही चिंता है कि किस हाल में है बाकी के छोटे मोटे बैंक्स आपके। तो नजर डालिए, पैकवेस्ट बैंकॉप, यहाँ पर आपने 28% की कल गिरावट आती हुई देखी है। वेस्टर्न अलायंस 15% नीचे था। कोमेरिका में आपने 12% की गिरावट देखी है। जायंस बैंकॉप 11% फिसला है। कीकॉप 9% नीचे था। यूएस बैंकॉप भी 7% नीचे था। इसके साथ ही सिटीजन्स फाइनेंशियल और नॉर्दर्न ट्रस्ट, ये भी बैंक से जहाँ पर गिरावट है। तो अक्रॉस द बोर्ड जो भी इनके छोटे मझोले बैंक्स हैं, वहाँ पर आपने भारी भारी गिरावट आती हुई देखी है। डर वही है कि इनके फाइनेंशियल हालात कैसे हैं। फर्स्ट रिपब्लिक को तो अभी हमने टेक ओवर होते हुए देख ही लिया है। इसके अलावा जेपी मॉर्गन जो परसों 2% उछला था फर्स्ट रिपब्लिक के टेक ओवर के बाद, कल ये भी 1.5% नीचे बंद हुआ है। तो यहाँ पर भी आपने वीकनेस आती हुई देखी। बैंक्स के अलावा इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में भी आपको गिरावट देखी। थोड़ा नतीजों का भी एक्शन था। फोर्ड और स्टारबक्स दोनों के नतीजे आए, नतीजे अच्छे थे। बाजार के दौरान स्टॉक्स थोड़े कमजोर थे, बट उसके बाद यहाँ पर पोस्ट मार्केट में थोड़ी खरीदारी हुई है, जिसकी वजह से डाउ फ्यूचर्स थोड़ा आपको स्टेबल दिख रहे हैं। तो नतीजों के दम पर तो आपको एक्शन दिख ही रहा है, बट ऑफ कोर्स आज की सबसे बड़ी खबर है आपके लिए यूएस फेड की पॉलिसी। लगभग सभी लोग मान रहे हैं कि आज 1/4% की हाइक होने वाली है। 90% जानकार इस समय मान रहे हैं कि आज 1/4% का हाइक होगा। सबसे बड़ी बात यही है कि आगे के आउटलुक को लेकर फेड का क्या कहना होता है, क्या ये आखिरी रेट हाइक है या नहीं, ये बाजार जानना चाहेगा। बट इंटरेस्टिंगली आज फेड पॉलिसी, उम्मीद तो सबकी है कि दरें बढ़ेंगी, बट कल आपकी बॉन्ड यील्ड फिसलकर 3.4% पर आ गई। ये 2 दिन पहले 3.55% की थी। तो बॉन्ड मार्केट भी शायद अब आगे का प्राइसिंग करते हुए देख रहे हैं कि और रेट हाइक्स नहीं होने वाले। बट देखते हैं आज शाम पावल साहब का क्या कहना है आगे के आउटलुक को लेकर। यूरोप में भी हमने देखा 1.25% की गिरावट थी, यहाँ पर वीकनेस थी। फ्लैश इन्फ्लेशन डेटा आया 7% पर है इस समय, अभी भी अनुमान से काफ़ी ज़्यादा ये आंकड़ा आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स ज़्यादा एक्शन आपने कमोडिटी बाजार में देखा। एक तो डॉलर इंडेक्स फिसलकर 102 के नीचे आ गया है, बट मोर इंपॉर्टेंटली सोना ये 2000 के ऊपर गया है। कल ऑलमोस्ट $40 की बढ़त आपने आती हुई देखी है, 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है।
कच्चा तेल 5 हफ्ते के निचले स्तर पर है, कल 5% आपको लुढ़कते हुए दिखा है। भारी गिरावट यहां पर आई है, $75 पर ब्रेंट आते हुए दिख रहा है। 4 महीने के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट आपने कल तेल में आती हुई देखी है। बेस मेटल्स में भी सुस्ती थी, एग्री कमोडिटीज में भी गिरावट आई है। तो थोड़ा यह बैंकिंग संकट से मूड जरूर लड़खड़ाया है। अब देखते हैं फेड इसे संभालता है या और बिगाड़ता है आज शाम को। चलिए, तो अब पूरी तरह से ये फेड पे निर्भर करेगा कि फैसला तो वो जो लेते हैं, लेकिन आगे स्टैंड किस प्रकार का निकल कर आता है ये महत्वपूर्ण होगा। उसी पर मार्केट्स रिएक्ट करते दिखेंगे। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कल यानी कि मंगलवार को किस प्रकार का रहा। खरीदारी तो कैश स्पेस में जरूर दिखी। विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से 2000 करोड़ की वो दमदार फिगर निकल कर आया है, लेकिन कुछ बिकवाली 400 करोड़ के आसपास की घरेलू संस्थागत निवेशकों ने दर्ज की है। तो चलिए, वहां तो नजर हमारी रहेगी, लेकिन जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत अब बन रहे हैं, जिस प्रकार के नए संकट या नए ट्रिगर्स उत्पन्न होते दिख रहे हैं, उस पर हमारे मार्केट आज कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या करना है, सब बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। दमदार रैली, दमदार स्ट्रेंथ हमारे मार्केट्स में दिखाई दे रही है। आज क्या करना है सर? क्या इसी रैली को और वही खरीदारी की रणनीति जारी रखनी है या थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है? क्या करें आज? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, थोड़ा तेजी पर ब्रेक लगेगा। 2 वजह है। एक तो ये कि अमेरिका में थोड़ी कमजोरी हुई है, उतार चढ़ाव काफी रहा है। दूसरा ये कि फेड की बैठक शुरू है और उस बैठक का सबको इंतजार है कि आगे किस तरह का डायरेक्शन वहां से मिलता है। और 6 दिनों की लगातार तेजी के बाद अगर हल्का फुल्का करेक्शन आता है, थोड़ा सा बाजार रुकता है, तो वो बाजार की सेहत के लिए ठीक भी है, कोई गलत भी नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि क्या कौन से लेवल्स बाजार होल्ड कर पाएगा। तो फिलहाल 18,000, 18,075 ये आज के लिए तुरंत आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। देखिए, कमजोरी तो आपको तभी फील करनी है जब निफ्टी 18,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे। वहां तक के लिए आपके पास 150 पॉइंट का कुशन है, इसलिए कोई खास दिक्कत वाली बात मुझे दिखती नहीं। तो पहला सपोर्ट लेवल आपका 18,000, 18,075 बनेगा। ऊपर की तरफ 18,175, 18,250 वो रेंज है जहाँ पर बाजार थोड़ा बहुत रुकते हुए आपको दिख सकते हैं। अगर दिन के दौरान रिकवरी आती है तो वहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आने की आप उम्मीद कर सकते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा आज प्रॉफिट बुकिंग हल्की फुल्की ज्यादा हो सकती है निफ्टी के मुकाबले में। उसकी वजह है कि अमेरिका में भी थोड़ा सा बैंकिंग संकट को लेकर ही चिंताएं हुई हैं। थोड़ा सा जो बाजार कमजोर हुआ है, एक वो रीजन है। दूसरा ये कि यहाँ पर गो फर्स्ट की भी जो खबरें आई है तो कुछ बैंकों पर सेंटीमेंट के लिहाज से थोड़ा असर डाल सकती है। मेरा ये समझना है 43,000 बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट है। कमजोरी वहां पर भी 43,000 के नीचे ही शुरू होती है, जहाँ से आपके पास कुशन अच्छा है, करीबन 250-300 पॉइंट का। तो मेरा ये समझना है 42,825, 43,000 ये बैंक निफ्टी पर अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। कहीं बैंक निफ्टी इस रेंज में आकर रुकने की कोशिश करेगा। ऊपरी स्तरों पर 43,475, 43,625 ये 150 पॉइंट की रेंज है जो ऊपर आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग और रुकावट का काम करेगी। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आज स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। देखिए, कम गैप के साथ खुले तो कुछ न करें, इंतजार करें सही लेवल पर आने का। बड़े गैप के साथ अगर बाजार खुलता है तो नीचे तुरंत आपके लिए खरीदारी का मौका बन जाएगा। वैलिड पॉइंट्स है। थैंक यू सो मच बताने के लिए दर्शकों को कि आज के महत्वपूर्ण दिन किस प्रकार की रणनीति अपनाई। तो क्लैरिटी सर ने यहाँ पर आपको दे दी है, रेंज आपके सामने है। बस वही है कि अगर छोटे गैप से खुले तो करना है थोड़ा सा इंतजार। अपर बैंड की तरफ प्रॉफिट बुकिंग के लिए रहिए तैयार, और बड़ा गैप लेके मार्केट नीचे खुले तो आपके लिए खरीद का मौका। 18,000, 18,075 सहारा देने वाली रेंज होगी आज निफ्टी के लिए। ऊपर 18,250 के पास ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। जैसे सर ने कहा कि यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली आपको देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी 42,825 से 43,000 ये वो रेंज होगी जहां पर बैंक निफ्टी को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। जो अपर बैंड है वो 43,625 तक स्ट्रेच होता दिखेगा। मतलब यहाँ ये वॉल या रुकावट फेस कर सकता है। ब्रॉडर मार्केट्स में तो क्या कुछ होगा ये समझ लिया, लेकिन खबरों के दम पर एक्शन भी भरपूर है। मार्च तिमाही के नंबर्स लगातार आ रहे हैं। पूरा विश्लेषण लेकर मेरे सहयोगी अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, पहले तो बताइए कल कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं? बिल्कुल, कल भी कई सारी कंपनियों के नतीजे आए हैं, जिसमें आप बात करें सबसे पहले टाटा स्टील के नतीजे अगर आप बात करें तो जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर आपको नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में आपको लगभग
अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे 9% की आपको गिरावट दिखेगी, हालांकि जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर आई है आय भी। मार्जिन्स की बात करें, मार्जिन्स जो हमारा अनुमान था 9.1% के आसपास का था और जो मार्जिन्स आए हैं वो 11.5% के आसपास आते हुए दिखे हैं, तो ये भी आपको जो हमारा अनुमान है उससे बेहतर आते हुए दिखे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप डिविडेंड की बात करें, 3.6 प्रति शेयर का जो है डिविडेंड भी दिया है उन्होंने। और अगर आप बात करें अंबुजा सीमेंट की, जहाँ पर अगर आप बात करें तो जो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो स्लाइटली जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे हैं, पर वॉल्यूम्स की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो वो हमारा अनुमान से थोड़े कमज़ोर वॉल्यूम्स आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग 8.4% के आसपास की बढ़ोतरी है। मार्जिन जो है 20.1% से गिरकर 18.5% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान था 18.4% का। मुनाफे में आपको लगभग 1.5% के आसपास का उछाल दिखेगा। और वॉल्यूम्स की जैसा कि मैंने बात कही, वाई जो हमारा अनुमान था 9% बढ़ने का था, जो वो आए हैं 8% बढ़कर। और क्यू अगर आप देखें तो 5.2% का आपको उछाल दिख रहा है, हालांकि अनुमान जो था वो 6% बढ़ने का था। और यहाँ पर भी ऑडिटर्स ने जो है वो क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट और रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन जांच के समक्ष जो है कार्रवाई चल रही है, उसका जो प्रभाव है स्टैंडअलोन फाइनेंशियल्स पर है, उस पे जो परिणाम जो है वो प्रभाव उसको देखने के हिसाब से अभी तक उस पर वो टिप्पणी नहीं कर पाए, इसलिए अगर आप देखें तो इन्होंने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है। कैश अगर स्टॉक्स की बात करें तो डीसीएम श्रीराम की बात करें तो यहाँ पर नतीजे आपको कमज़ोर दिख रहे हैं। आय में लगभग अगर आप आए तो लगभग आपको सेम लाइंस पर ही दिख रही है, पर मार्जिन्स में बहुत बड़ा कट है। आपको दिखेगा 22% से गिरकर 12% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी बड़ा कट है, जो 401 करोड़ का मुनाफा था वो 185 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। कंपनी ने 3.6 प्रति शेयर का जो है इंटरिम डिविडेंड का ऐलान भी किया है। केआई इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आपको नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 9% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी थोड़ा सुधार है, 9.6% से बढ़कर 10.4% पर। और मुनाफे में भी लगभग 19% का आपको उछाल दिखेगा। स्पंदना और स्फूर्ति, यहाँ पर भी नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। एनआईआई लगभग 86% बढ़कर आई है। आप जीएनपीए या एनएनपीए बात करें, बढ़िया आपको गिरावट देती है। जीएनपीए 5.3% से गिरकर 2.1% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और एनएनपीए की भी बात करें तो 2.5% से गिरकर 0.64% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा जो 18 करोड़ का था वो 116 करोड़ पर जो है वहाँ पर आता हुआ दिखा है। एस्टेक लाइफ साइंस, यहाँ पर आपको नतीजे कमज़ोर दिख रहे हैं। आय लगभग 53% गिरकर आई है। मार्जिन्स में बड़ा कट है, 24% से गिरकर सिर्फ 4.2% के आसपास आते हुए दिखे हैं। जो कंपनी को पहले मुनाफा था 43 करोड़ का, वो इस बार घाटा आता हुआ दिखा है लगभग 5 करोड़ का। फिनो पेमेंट बैंक, नतीजे अगर आप ओवरऑल देखें, आय लगभग 131% बढ़ी है, पर आप कामकाजी घाटा जो है वो कामकाजी घाटा बड़ा है। जो पहले 255 करोड़ का था वो बढ़ के 272 करोड़ का होता हुआ दिखा है। होम फर्स्ट फाइनेंस, यहाँ पर ओवरऑल नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। एनआई लगभग 32% बढ़ी है, मुनाफे में 7% का उछाल है। और जीएनपीए देख लीजिए, एनएनपीए देख लीजिए, आपको यहाँ पर सुधार दिखा गया है। एनएनपीए अगर आप बात करें 1.28% से गिरकर 1.07% पर आते हुए दिखे हैं। और डिविडेंड भी डिक्लेयर करा है 2.6 प्रति शेयर का। उसी के साथ साथ अगर आप देखें FY23 का टोटल डिसबर्समेंट की बात करें तो वहाँ पर 48% का आपको बड़ा उछाल देखा गया है। ओके, चलिए, तो ये तो अरमान ने आपको बता दिया कि कल कौन जो नंबर्स आए थे उनकी एनालिसिस कैसी रही है और क्या एक्सपेक्टेड है। आज जब बाजार खुलेंगे तो यहाँ पर आपको एक्शन डेफिनेटली दिखेगा। लेकिन अरमान, आज भी तो कुछ नंबर्स आने वाले होंगे, ट्रिगर्स और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? बिल्कुल, नतीजों में निफ्टी में टाइटन के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में आपको एबीबी इंडिया, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, हेवल्स इंडिया, एमआरएफ, पेट्रोनेट एलएनजी, टाटा केमिकल्स आदि जैसी कंपनियां जिनके नतीजे आएंगे। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, ये जो है शिफ्ट हो जाएगा ए सेगमेंट में T2T से। सिम्फनी, इनका जो बायबैक है वो आज से शुरू हो जाएगा। आईपीओ के हिसाब से मैनकाइंड फार्मा, इनका आईपीओ का अलॉटमेंट है आज। उसी के साथ साथ ऑनलाइन फ्रॉड और ट्रांजैक्शन, साइबर क्राइम पर, इन सब पर अगर आप देखें वित्त मामलों पर जो संसदीय समिति जो है वो बैठक करने वाली है। खबरों में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बीबीटीसी, बॉम्बे डाइंग और अदर एविएशन स्टॉक्स जो भी हैं वहाँ पर आपका ध्यान रखना है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि गो एयर ने जो है दिवालिया होने की अर्जी दी है। उसमें अगर आप देखें बीबीटीसी की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 33%, 32.6% टू बी प्रिसाइज, उतनी हिस्सेदारी है। और अगर आप जो कल खबर चलाई भी थी कि 3 से 5 मई तक अगर आप देखें कि उनकी जो सभी उड़ानें हैं वो रद्द की गई हैं। और गो फर्स्ट मामले में विमान अगर आप बात करें तो हर संभव मदद जो है वो भारत सरकार देने वाली है। और अगर आप एक्सपोजर्स की बात करें तो वहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का एक्सपोजर है लगभग 1424 करोड़ का, सेंट्रल बैंक का 1405 करोड़ का, डॉज बैंक का लगभग 1320 करोड़ का, और आईसीआईसी बैंक जैसे भी स्टॉक है जहाँ पर जैसे जो बैंक्स है जहाँ पर उनका एक्सपोजर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर ध्यान रखिए क्योंकि अप्रैल महीने का इनका अपडेट आया है। अपडेट में डिसबर्समेंट जो है वो
39% के आसपास जो है बढ़कर आते हुए दिखे हैं। वही कलेक्शन एफिशिएंसी जो पहले 90% थी वो अब बढ़कर आपको 92% पर आती हुई दिखी है। बंसाली इंजीनियरिंग यहाँ पर ध्यान रखें क्योंकि 14 मई को बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ जो बोनस शेयर है उस पर भी जो है विचार करने वाले हैं। और अंत में बीएल कश्यप और सन्स पर ध्यान रखिए क्योंकि अगर कंक्रीट और ब्लॉक वर्क पैकेज के लिए लगभग इनको 240 करोड़ का जो है ऑर्डर मिला है और जो ऑर्डर पूरा करने की अवधि है वो लगभग 28 महीने है। ओके, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन, और आपको भी इस एक्शन को मिस नहीं करना क्योंकि कमाई का मौका आज दिन भर यही मिलने वाला है। शुक्रिया अरमान, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन सी स्ट्रैटेजी खास वो आपके लिए लेकर आए हैं, किन शेयरों पर है उनका फोकस, सब पर बात करेंगे। ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। एक तरफा रैली हमने पिछले 6-7 दिनों से बनती हुई मार्केट्स में देखी है, तो आज क्या सलाह होगी? निफ्टी, बैंक निफ्टी जिनकी पोजीशन बनी हुई है या नई पोजीशन जो लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह है आपकी? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए, क्लियरली एक तरफा तेजी हमने पिछले कुछ 2 हफ्तों से बाजार में आते हुए देखी है, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन जो छोटे से माइनर रेजिस्टेंस जोन हैं दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वहां पर हम कल के सेशन में पहुंचते हुए नजर आए। साथ ही साथ आज इम्पोर्टेंट डे है, फेड का देर रात इंटरेस्ट रेट पर डिसीजन आना है, तो उसके चलते मुझे लगता है आज ब्रॉडली एक कंसोलिडेशन का दिन रह सकता है। जैसा हमने कल भी देखा कि इंडाइसिस में गैप अप के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला है, टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा माइनर एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आया। आज के सेशन में भी व्यू सिमिलर है कि इंडेक्स में शायद कुछ आपको बहुत बड़ा देखने को ना मिले, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्पेशली कैश मार्केट के स्टॉक्स में स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा फोकस रहना चाहिए। जहां तक लेवल्स और रेंज की सवाल है तो मुझे लगता है 18,075 18,050 इंपॉर्टेंट पहला छोटा सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है जहां पर इमीडिएटली पहले एक अगर लेवल आता है निफ्टी का स्पॉट में, तो वहां पर एक खरीदारी देखने को मिल सकती है। ब्रॉडली 18,000 का स्टॉप लॉस रह सकता है, और अपसाइड में 18,150 18,175 यहाँ पर अपसाइड लिमिटेड या कैप आज के सेशन में रह सकती है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 18,000 18,200 का एक रेंज उभर कर आ सकता है निफ्टी में, जो कि शायद 1 या 2 दिन यहाँ पर कंसोलिडेशन निफ्टी लेता हुआ नजर आए। सिमिलरली अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी हमने देखा कि बहुत ही शार्प रनअप देखने को मिला, और उसके बाद बाजार काफी एक शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ओवरबॉट देखने को मिल रहा है हमको। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर भी जो स्ट्रेंथ है वो अभी भी काफी बनी हुई है, और कोई भी अगर गिरावट मिलती है तो खरीदारी देखने को मिल सकती है। 43,150 43,200 ये पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है स्पॉट में, और मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर अगर डिप मिलता है आज के सेशन में तो खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो 43,150 43,200 के आसपास खरीदारी करके चला जा सकता है। 43,000 के नीचे का स्टॉप लॉस, और अपसाइड में 43,500 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही इंडाइसेस में खरीदारी करके चलने की सलाह है, लेकिन थोड़ा सा डिप पर खरीदारी करके रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बनता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, तो आज रेंज को वॉच करना है और स्पेसिफिकली थोड़े डिप्स का, थोड़े करेक्शन का करना है इंतजार में। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की स्ट्रैटेजीज आपके सामने रख देती हूँ जो अभी हिमांशु जी ने बताई। 18,075 से 18,050 यहाँ पर ये आपको बैंड मिले तो खरीदारी बनती है। 18,000 का स्टॉप लॉस रहेगा इसी स्थिति में। 18,150 से 175 तक का अपसाइड में टारगेट दिख रहा है। वहीं 43,150 से 200 के बीच बैंक निफ्टी में आपको खरीद का मौका मिलेगा। 43,000 के करीब का यहाँ पर स्टॉप लॉस और 43,500 तक का टारगेट अपसाइड में बनता दिखेगा। तो एक दायरे में यहाँ पर मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखेगा, और डिप्स पर ही आपको फ्रेश एंट्री के मौके यहाँ मिलेंगे। अच्छा, कल हमने देखा था कमोडिटी स्पेस, फिर चाहे वो निफ्टी मेटल हो, एनर्जी हो, इनकी तरफ से कुछ अच्छा पुश मार्केट को मिला था। आईटी ने भी कुछ अच्छा ही परफॉर्म किया था यहाँ पर। तो जरा बताइए, आज यही स्पेस फ्लेवर में रहेगी? अगर हाँ तो क्या क्या पसंद आ रहा है इसमें? बिल्कुल नेहा जी, देखिए मुझे लगता है कि मेटल्स एक ऐसा स्पेस है जिसने अभी कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है बाजार की रनअप में, और कल हमने सिलेक्टेड चार्ट में देखा कि काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिली। और इनफैक्ट मेरी जो आज के लिए एक रिकमेंडेशन है वो भी मेटल स्टॉक से ही है। तो जिंदल स्टील एंड पावर मुझे लगता है कि काफी चार्ट पर अच्छा लगता है। कल की क्लोज एक ब्रेकआउट मूव देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी करें। लगभग 592 के आसपास स्पॉट में क्लोजिंग है, तो 585 588 तक कोई डिप मिलता है तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 580 के स्टॉप लॉस के साथ। और 620 से 625 तक के टारगेट नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ टाटा स्टील के नंबर्स कल बाजार के बाद आए, काफी बेहतरीन नंबर्स हैं। चार्ट पर ऑलरेडी ड्यूरिंग द डे ब्रेकडाउन रजिस्टर हुआ है, ब्रेकआउट माफ कीजिएगा, तो यहाँ पर भी खरीदारी करें। 120 125 रुपए तक के नियर टर्म टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और 105 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे।
और इसके अलावा फाइनली एक और स्टॉक है जो कि कंजम्पशन से जुड़ा है। हमने देखा कल खाने पीने के जो रेस्टोरेंट्स रिलेटेड स्टॉक थे, इसमें अच्छी खरीदारी देखने को मिली थी। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स यहाँ पर काफी अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है यहाँ पर तेजी अपसाइड देखने को मिल सकती है। खरीदारी करके चलने की सलाह है 480 से 485 तक के टारगेट के लिए 455 के स्टॉप लॉस के साथ। एक बार आप स्टॉप लॉस जुबिलेंट का रिपीट करेंगे? 465 455 है। अच्छा, 455। ओके, चलिए हिमांशु जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इक्विटी स्पेस में कहाँ कहाँ है कमाई के मौके। तो ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक निफ्टी में तो आपको कमाई का मौका मिलेगा ही। ये चुनिंदा स्टॉक्स है जिन पर आपको नजर रखनी है। मेटल स्पेस आज भी फ्लेवर में रहेगा। टाटा स्टील के कल नंबर्स आए, बेटर देन एस्टिमेट्स रहे हैं। फोकस रखिएगा। 105 का स्टॉप लॉस, 120 तक का टारगेट वहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सिमिलरली जेएसपीएल 588 पे एंट्री, 580 का स्टॉप लॉस, 620-25 तक का अपसाइड में टारगेट दिख रहा है। जुबिलेंट फूड यहां पर भी फोकस करिएगा। खरीदारी बनती है, 455 का स्टॉप लॉस, 485 तक ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हिमांशु जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए इक्विटी स्पेस में कहां कहां है कमाई के मौके। अब बारी आती है कमोडिटी बाजार की। यहाँ बहुत उथल पुथल हमने पर्टिकुलरली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बनती हुई देखी है। तो अब क्या करना है इस पर बात करेंगे। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं 3 हफ्तों बाद 2020-25 डॉलर के पास वापस सोना इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचा है। चांदी भी ठीक ठाक प्रदर्शन ही है, $25.5 के इर्द गिर्द अपने आप को टिकाए हुए। मुझे बताइए, गोल्ड में, सिल्वर में आज खरीदारी बनती है हमारे मार्केट्स में? गुड मॉर्निंग नेहा जी। बिल्कुल, कल हमने एक निचले स्थानों से अच्छी रिकवरी आते हुए देखी थी जब यूएस के जॉब के सर्वे आए थे और हमने लगातार तीसरे महीने वहाँ न्यू जॉब ओपनिंग्स में गिरावट देखी और जो यूएस के जो ले ऑफ है वो 2 साल के उच्च स्तर पर पहुंचते हुए नजर आए। साथ ही यूएस के डेट डिफॉल्ट को लेकर के भी चिंताएं हैं। तो उसके चलते हमने फिर एक बार से जो है सेफ हेवन बाइंग सोने और चांदी में इमर्ज होते हुए देखी और सोना $2020 के पार निकलता हुआ नजर आया। आज यूएस फेड मीटिंग के आउटकम्स भी है और 25 बेसिस पॉइंट मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा है। लेकिन जिस तरह से यूएस के जो डेटा आए हैं वो फिर एक बार सोने और चांदी की कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ डिप्स में बाइंग की सलाह रहेगी। सोने में 60,400 के स्तर पर जून वायदा में बाइंग करके चले 60,060 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में हमारा मानना है कि आज के सत्र में फिर एक बार कीमतें 60,950 तक के स्तर दिखा सकती है। वहीं अगर चांदी जुलाई वायदा की बात करें तो यहाँ भी हमने कीमतों को एक बार फिर 75,000 के पार जाते हुए देखा है। तो डिप्स में यहाँ भी 74,550 के स्तर मिले तो बाइंग की सलाह रहेगी। 73,800 का स्टॉप लॉस लगा ले। ऊपर में यहाँ पे 75,850 से 76,000 के लक्ष्य यहाँ भी लेके चल सकते हैं। ओके, और गोल्ड का बाइंग प्राइस क्या रहेगा? 60,400 पर यहाँ बाइंग करके चलना चाहिए। ठीक है, मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए रिपीट कर देती हूँ। गोल्ड है जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है उसमें खरीदारी करके चले 60,400 के पास, 60,060 का 60,060 का स्टॉप लॉस रखना है और 60,950 तक का टारगेट अपसाइड में दिख रहा है। वहीं चांदी में भी 74,550 के पास करिए एंट्री, 73,800 का स्टॉप लॉस रहेगा और 76,000 तक के लेवल बनते दिख रहे हैं। अच्छा, कच्चा तेल यहाँ पर भारी भरकम गिरावट आई है, ऑलमोस्ट 5-5.5% हमने इसे करेक्ट होता हुआ देखा है। तो क्या अभी और करेक्शन बाकी है? और ये जो करेक्शन इंटरनेशनल मार्केट में आया है, घरेलू बाजार में क्या करना है? जो करेक्शन आया है बिल्कुल वो यहाँ पे डिमांड को लेकर के चिंता है क्योंकि चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आए थे वो भी कमजोर थे और उसके बाद से कल यूएस के जोल्ट के जो सर्वे आए हैं उसके साथ जो यूएस के फैक्ट्री ऑर्डर्स के डेटा आए हैं तो उसके चलते हमने यहाँ पे तेज गिरावट जो है कच्चे तेल की कीमतों में आते हुए देखी है। हालांकि यहाँ ओवरसोल्ड जोन में कच्चा तेल दिख रहा है लेकिन अभी भी जो चिंताएं बरकरार है तो उसके चलते जो गिरावट है वो एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पे वर्तमान भाव पे तो बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी लेकिन हाँ अगर थोड़ा बाउंस आता है 6,000 के आसपास तो वहाँ फिर एक बार बिकवाली जो है कच्चे तेल में करके चल सकते हैं। 6,060 का स्टॉप लॉस लगा ले। नीचे में 5,820 तक के लक्ष्य जो है यहाँ कच्चे तेल में भी देखने को मिल सकते हैं। तो गिरावट जो है वो और थोड़ी आज एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है। आपने सेल कहाँ पे बोला? सेल की 6,000 के आसपास यहाँ पे सेल करना है। ठीक है, तो कच्चे तेल में 6,000 के पास सेल करे, 6,060 का स्टॉप लॉस और 5820 तक का टारगेट दिखेगा। मेटल्स में क्या किया जाए? बिकॉज बहुत छोटे दायरे का ट्रेड वहां दिखा। जिंक काफी ज्यादा टूटा है इस पूरे कॉम्प्लेक्स में, तो वहां क्या किया जाए? जिंक और कॉपर में हमने कल नरमी आते हुए देखी थी और एल्यूमिनियम की कीमतों में भी ऊपरी लेवल से गिरावट थी। तो यहाँ पे आज के सत्र में एल्यूमिनियम में बिकवाली की सलाह रहेगी। मई कॉन्ट्रैक्ट में 211 के स्तर पर
213.50 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और लक्ष्य नीचे में 207 रुपए का लेके चलना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो कच्चा तेल और मेटल्स यहाँ पर प्रेशर देखने को मिलेगा, तो सेल ऑन राइस की रणनीति ही अपनानी है और सोने चांदी में करनी है खरीदारी। थैंक यू मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी स्पेस में आज कहाँ कहाँ है कमाई के मौके। आइए बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस की है नजर, पूरी डिटेल लेकर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। देखिए, टाटा स्टील यहाँ पर नतीजा है, मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, 110 की क्लोजिंग, 110 का टारगेट। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, काफ़ी बुलिश हैं, 145 का टारगेट दे रहे हैं। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट्स यहाँ पर देखिए CLSA की तरफ से रिपोर्ट है, रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य में मामूली 5 रुपये की कटौती की और बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस के पास का ही जो है लक्ष्य दिया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे 380 रुपये के लक्ष्य के लिए। वरुण बेवरेजेस यहाँ पर देखिए CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी और जो लक्ष्य 1500 से बढ़ाकर 1560 कर दिया है, 1415 की क्लोजिंग है। वहीं जेफरीज भी खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य बढ़ाकर 1650 कर दिया है। और अंत में होम फर्स्ट फाइनेंस यहाँ पर जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं 945 के लक्ष्य के लिए। ये वो स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जिन पर आपको फोकस करके आज चलना है। थैंक यू आशीष, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।